Yes, so this time a very important chapter and that is magnetic effect of electric current. एकदम जबरदस्त चैप्टर है, मजा आ जाएगा. ठीक है, अगर आपने इसके बेसिक को समझ लिया तो यार सच में बहुत मजा आएगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर सीधे दो इफेक्ट से जो आपको इस चैप्टर का जो बुनियाद है, जो फंडामेंटल है, ये बता देगा. एंड दैट इज, वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and the other is electromagnetic induction. एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, पर हमको चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. सो व्हाट इज दैट? अब ये दो फिनोमिना क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये जो फिनोमिना है इसमें क्या बताया गया है कि जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी वायर में या किसी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करते हैं तो करंट पास होने से उस कंडक्टर के आसपास में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. जो कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है? अगर आपने इधर कोई कंपास निडल रखा होगा तो उस कंपास निडल में एक खास तरह का डिफ्लेक्शन दिखेगा. ओके, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द phenomena of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it. जब किसी कंडक्टर में करंट पास किया जाए तो उस करंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. यानी कि, और इस फिनोमिना को किसने डिस्कवर किया था? तो वो महान साइंटिस्ट बाबा का नाम है बाबा हैंस ओरस्टेड. ठीक है, तो हैंस ओरस्टेड बाबा ने इस महान इफेक्ट को, ठीक है, डिस्कवर किया था. यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों आमने सामने क्यों लिखा है? क्या सर इसमें कोई लिंक है क्या? अरे बिल्कुल है. देखो अभी कैसे पता चलता है इन दोनों का लिंक. यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसी का कहो तो एकदम अपोजिट बिहेवियर. ठीक है, अब जो साइंटिस्ट ने इस चीज के बारे में बताया इंपॉर्टेंटली, दैट वाज माइकल फैराडे. नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो. माइकल फैराडे वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा इफेक्ट भी पॉसिबल है. यानी क्या? यानी कि अगर आप एक मान लो वायर या कॉइल, मैंने ऐसे वायर ले लिया, थोड़ा सा कॉइल कर दिया इसको इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, और इसमें मैंने मान लो एक बल्ब या एमीटर को जैसे लगा दिया जो करंट को मेजर कर पाएगा. सो दिस इज दैट बल्ब जो, और ये वायर है, ये कॉइल है, बस वायर को मैंने ऐसे कॉइल कर दिया है. और अब मैं यहां पर एक मैग्नेट ले रहा हूं और इस मैग्नेट का नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, और इस मैग्नेट को तेजी से मूव करता हूं. मैं कहां पर मूव करता हूं सर? उसके बाजू में. किसके बाजू में? कॉइल के बाजू में. कॉइल पर रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है उसके ऊपर, उसके जस्ट आसपास में अगर इसको मूव करते हैं इस मैग्नेट को, तो यहां पर ये दिखाई पड़ेगा कि ये जो बल्ब है ये ग्लो हो रहा है. जिसका क्या मतलब है? जिसका ये मतलब है कि यहां पर करंट पैदा हुआ. And this phenomena is called what? This is called electromagnetic induction. क्या बोलते हैं इसको? Electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The phenomena of generation of current. Generation of current in a coil whenever it is subjected to change in magnetic field. यहां पर जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट को ले जाके यहां बगल में रख दिया तो करंट बनता रहेगा. मैग्नेट को मूव करते रहना जरूरी है. और फैराडे ने ये बताया कि जितना फास्ट मूव करोगे ना आप, उतना ज्यादा करंट पैदा होगा उसमें. ठीक है, ये चीज हमको 12th में ज्यादा डिटेल में आएगी. ओके, यहां पर क्या बताया गया है? द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना तो उस कॉइल में करंट जनरेट होगा, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लिख देता हूं मैं, द फिनोमिना of generation of current in a coil, या कह सकते हो इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल या करंट इन अ कंडक्टर
whenever it is subjected to change in मैग्नेटिक फील्ड, जब उस कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाएगी तो उस कॉइल में करंट जो है वो पैदा होगा। हमने सर कॉइल क्यों लिया, वायर लिया होता तो नहीं होता क्या? होता, इफेक्ट थोड़ा कम होता। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही मूव करो, आप मैग्नेट को स्टिल रख के कॉइल को भी मूव करोगे तब भी ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को समझ लो। चैप्टर में हमको दो ही चीज पढ़नी है, मैग्नेटिक इफेक्ट तो ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है पर दिया है फिर भी। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसमें यह बताया गया कि आप करंट पास करोगे तो करंट से क्या बनेगा? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। सिंपल तरीके से लिख देता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और यहां पर क्या बताया गया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो उससे क्या होगा? उससे करंट आएगा। और जो करंट यहां पैदा होता है ना, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड और इसमें क्या? मैग्नेटिक फील्ड से करंट। अपोजिट बिहेवियर्स है। दिस फिनोमेना वाज मेनली डिस्कवर्ड बाय हैंस, हन लिख दिया मैंने, हैंस ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट। और ये फिनोमेना को मेनली डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे हेनरी नाम के। ठीक है, उन्होंने अलग इस चीज के बारे में रिसर्च किया और इन्होंने भी अलग किया था। मतलब एक ही टाइम पे, एक ही पीरियड में, ये मतलब सेम टॉपिक पे दो लोग रिसर्च कर रहे थे। ज्यादा आगे ऑब्वियसली इनका नाम आता है, ये ज्यादा फेमस साइंटिस्ट और इन्होंने ज्यादा रिसर्च में ज्यादा इनका योगदान था, इसलिए इनका नाम ज्यादा आ रहा है इसमें। ओके, तो यहां पर इस चैप्टर में अगर आपको पता होगा भाई, तभी तो आप आए हो। इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे, जो इसके एप्लीकेशन पे जो चीज चलती है, इसके एप्लीकेशन में याद रखना इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका, वो इसी के एप्लीकेशन पे है। मोटर में भी क्या होता है? करंट पास करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और एक्सटर्नल मैग्नेट में वो रोटेट करता है, एक फील्ड दूसरे फील्ड को रिपेल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एप्लीकेशन में याद रखना, इसके एप्लीकेशन में हमको क्या पढ़ना है? जनरेटर पढ़ना है। जनरेटर, डायनामो, कुछ भी कहो, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, ये सब पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसके एप्लीकेशन में। और यहां पर जो रूल, इससे जुड़ा हुआ जो रूल है, जो हमको आगे पढ़ेंगे हम, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां पर इंपॉर्टेंटली काम आएगा इस एप्लीकेशन में भी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड रूल और राइट साइड में मेरे इस फिनोमिना में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो काम आएगा। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, हैंस ओर्स्टेड, माइकल फैराडे। यहां पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से करंट। सिंपल है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बेसिक जो है इस चीज को क्लियर कर लो, इसके बाद तो भाई हम स्टार्ट ही कर देंगे विथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई मुश्किल नहीं, एकदम सिंपल चीज, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ सिंपल इफेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हम, मतलब जब ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या पता किया वो देखते हैं। तो पहले ये पता चला कि एक वायर जिसमें करंट जा रहा है ना, वो क्या कर सकता है? अपने बाजू में रखे मैग्नेटिक कंपास निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। डिफ्लेक्ट होता है कंपास निडल, ये पहले पता चला। फिर दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि अगर हम एक कार्डबोर्ड लें, ठीक है, अगर मान लो हमने इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया, ऐसे, वैसे ये कार्डबोर्ड नहीं है पर ठीक है, ऐसा कार्डबोर्ड लिया और इसमें से वायर पास किया, वायर पियर्स किया और इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड एक आयरन फिलिंग्स जो है वो छिड़क दिए। तो अब देखो यहां पर ये कार्डबोर्ड है, इसमें वायर या कंडक्टर जो है पास किया और यहां पर करंट की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और इसमें आयरन फिलिंग्स जो है इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया गया। ऐसे आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के तार के छोटे छोटे टुकड़े मान लो। अब ऐसे आयरन फिलिंग्स में फिलहाल तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है। जैसे हम करंट पास करते हैं और थोड़ा सा इसको टैप करते हैं इस कार्डबोर्ड को, वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक स्पेशल मैनर में अरेंज कर लेता था। एंड व्हाट वाज दैट मैनर
कि वो आयन फिलिंग्स सर्कल के फॉर्म में या कहो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर ले रहा था। छोटा सर्कल, फिर उसके बाजू में बड़ा सर्कल, उसके साइड में बड़ा सर्कल, सबका सेंटर एक ही, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर रहा था, जिससे ये पता चल गया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो सर्कुलर मैनर में होते हैं। सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, देख लो भाई, उसके अभी टेंशन ना लो। हमको अगर एक मैग्नेट के बारे में, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में समझ लो यहां पर, फिर ये चीज आसान हो जाएगी। सो व्हेन वी हैव अ मैग्नेट, मैग्नेट आपको पता है कि भाई काफी सारे टाइप्स के होते हैं, है ना, शेप की बेसिस पे। बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम पढ़ेंगे वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेट के बारे में बेसिक बात क्या याद रखनी है सर, बेसिक बात ये कि उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, पता होगा आपको। इनके दो पोल्स को कभी नहीं अलग किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ के, इसको अगर मान लो एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है साउथ है, अगर आपने तोड़ा तो इसमें भी नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएगा और इस वाले में नॉर्थ साउथ, मतलब कि हमेशा नॉर्थ साउथ एक साथ रहेंगे ही रहेंगे। ये मैग्नेटिक डायपोल को अलग नहीं किया जा सकता। और मैग्नेट से जुड़ा हुआ कुछ लाइंस ऑफ फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो पूरा फील्ड होता है उसके आसपास में, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन या लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, उन इमेजिनरी लाइंस का, वो होता है फ्रॉम नॉर्थ, और नॉर्थ से कहां पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमेशा याद रखना कि वो नॉर्थ से लाइंस निकलते हैं, साउथ में जाके मर्ज करते हैं, नॉर्थ से लाइंस निकलते हैं और साउथ में जाके मर्ज करते हैं, यानी लाइंस ऑफ फोर्स आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पर यार सीबीएसई वाले, हमारे बोर्ड वाले थोड़ा सा और ट्रिकी कर देते हैं इसको, ठीक है। वैसे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर कहो तो अब यहां पर नॉर्थ से साउथ होता है, पर कहां पर, दिस इज आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की साइड में नॉर्थ से साउथ है, पर अंदर की तरफ लाइंस कहां से कहां हो गई, साउथ से नॉर्थ। यानी याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड है नॉर्थ से साउथ, इट एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, मर्ज इनटू साउथ, एंड इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। अच्छा, लाइंस के बारे में एक और बात कही जाती है सर, क्या कही जाती है, कि जैसे मान लो कि किसी जगह पे अगर हमको मैग्नेटिक का डायरेक्शन, हमको मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, तो सिंपल है यार, कि जैसे मान लो मैंने वहां पे कंपास निडल रखा, सपोज इस जगह पे लाइंस का डायरेक्शन क्या है, कंपास निडल रखा, इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर निडल का। तो अगर ये निडल यहां पर जाके ऐसे रुक रहा है, ऐसे थम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन ये है। यानी किसी भी जगह पे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन, आप कंपास निडल रखो, उसका नॉर्थ जहां पॉइंट करेगा वो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होगा, यानी टेंजेंशियली वो कंपास उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर मान लो कंपास निडल इस जगह पे ऐसा है, मतलब यहाँ पे लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ ऑफ योर कंपास निडल, तो ये जहां पॉइंट करेगा वो लाइंस का डायरेक्शन होगा। ये चीज को भाई समझ लो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखो। और लाइंस के बारे में एक और बात क्या कही जाती है, एक और बात ये कही जाती है कि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, क्योंकि अगर इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर होता है, हाइपोथेटिकल, मतलब कह सकते हो कि हम पहले इसको ये अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि भाई एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आपने एक कंपास निडल रखा, तो उस निडल में एक ही निडल है वहां पे मैग्नेटिक, उस निडल को दो डायरेक्शन दिखाने होंगे, एक ये डायरेक्शन या तो ये डायरेक्शन। भाई निडल एक ही है, दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है, इसके लिए किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि लाइंस तो भाई इमेजिनरी है, और इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, हमको तो बस वो डायरेक्शन से ही पता चलेगा निडल के। तो यहां पर एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन दिखाएगा कैसे, एक ही निडल है, तो इसलिए लाइंस हम ये मानते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक चीज, अगर मान लो इधर मैंने कंपास निडल रखा तो क्या होगा, उसका नॉर्थ कहां दिखेगा, उसका नॉर्थ इस तरफ लाई करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो यहां पर नॉर्थ है, नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करता है, साउथ को, तो साउथ इसका पीछे रहेगा, नॉर्थ आगे रहेगा। अगर मान लो यहां पर रखा तो क्या होगा, अगेन दिस डायरेक्शन, साउथ इधर, नॉर्थ इधर। इधर रखा तो क्या होएगा, ये डायरेक्शन, नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर है। इधर रखा ऐसे हो जाएगा, इधर रखा तो क्या होगा, देखो नॉर्थ आ गया इधर,
नॉर्थ किसके सामने आ गया, साउथ के सामने। तो बहुत लॉजिकली ये चीज जो है समझी जा सकती है यहां पर। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या चीजें पता लगा ली कि एक मूविंग बैक टू, अब ये चीज अगर आपको आ गई तो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई एक करंट कैरिंग वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। पर अभी भी यहां पर दिक्कत एक और है कि सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो ठीक है, पर ये सर्कल में जैसे यहां पर डायरेक्शन है ना भाई, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, वैसे इधर पे कौन सा डायरेक्शन होगा? अगर मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, आई डोंट नो। तो इसके लिए हमको यहां पर एक रूल पढ़नी पड़ती है टू अंडरस्टैंड दिस, एंड व्हाट इज दैट रूल कॉल्ड? इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, वो भी कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, कौन सी बड़ी बात है। तो हमको अब ये समझना है कि एग्जैक्टली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है भाई, वो समझ लेते हैं। ओके, तो इसके लिए है हमारे पास राइट हैंड, दिस इज नॉट फ्लेमिंग्स और समथिंग, है ना, हम यहां पे सिर्फ यहां पे लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बहुत जगहों पे यूज होता है वैसे ये, बस डायरेक्शन डिनोशन अलग अलग जगहों पे डायरेक्शन पॉइंट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए बना है, बहुत जगहों पे इसका यूज होता है राइट हैंड थंब रूल। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम एक अजम्पशन करेंगे। क्या अजम्पशन करेंगे? कि हमने एक करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में होल्ड किया है। बस अज्यूम करना, होल्ड मत कर लेना भाई, नहीं तो भाई मेरा चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर को हाथ में होल्ड किया, करंट का डायरेक्शन ये है, इसको कैसे होल्ड किया? राइट हैंड में होल्ड करना है। कैसे होल्ड किया? ऐसे होल्ड किया, सच दैट कि जो थंब है वो उसके लेंथ के अलॉन्ग में स्ट्रेच्ड है और फिंगर्स उसके अराउंड में कर्ल्ड है। अब मेरा डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश कर देता हूं, थोड़ा सा बना दो इसको एक अंदाजा भाई। सो दिस इज भाई बड़ा भयंकर बनेगा। ठीक है, थोड़ा समझ लो यार, समझना तो जरूरी है। सो अज्यूम करो कि ये है ठीक है ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा था डायग्राम। ड्राइंग टीचर ना हो लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा बना लेता हूं। तो ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है, थोड़ा सा डेंजर बन गया पर समझ लो। यहां पर हमने ये अज्यूम किया कि वी हैव हेल्ड the current carrying conductor, straight conductor in the right hand such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it। तो ऐसे में अगर आपका थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो इसमें जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर्स वो किस चीज का डायरेक्शन बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे जुड़ी हुई है। मतलब सिंपल है यार, देखो अगर करंट ऊपर की तरफ है वायर में तो मैं इसको ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगे? देखो फिंगर्स का डायरेक्शन देख लो, ये है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन। राइट हैंड ही होल्ड करना, तो लेफ्ट हैंड पकड़ के फिर करते रहोगे, राइट हैंड रूल है ये। ओके, और अगर मान लो इसी में करंट नीचे के डायरेक्शन में तो क्या होगा? तो ऐसे होल्ड किया जाएगा, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दैट केस ये जो है करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर होता तो ऐसे, नीचे है तो ऐसे, इधर है तो ऐसे। फिंगर्स को देखते जाओ भाई कैसे रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। सो दिस इज पॉइंटिंग करंट, दिस इज पॉइंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है। इसके बाद यहां पर एक बहुत जरूरी चीज बताऊंगा आपको। नाउ इन दिस केस तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इमेजिन, देखो मैं यहां पर ये लिखता नहीं, आप इसको नोट कर सकते हो। इमेजिन अ कंडक्टर, पॉज करके नोट कर लो भाई, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड, इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it. And now if the thumb, stretched thumb points the direction of current, अगर thumb आपका करंट का डायरेक्शन बता रहा है वायर में, तो इसमें जो
फिंगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहे हैं। इस चीज को समझ लो, ठीक है। Imagine a conductor to be held in right hand such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it. If the thumb is pointing the direction of current, then the curled fingers are representing the direction of magnetic field lines. Okay? तो ये इससे हमको क्या पता चल गया, देखो हमको क्या क्या बातें पता चल गई। हैंस ओर्स्टेड ने क्या क्या बता दिया कि एक करंट कैरिंग वायर में से एसोसिएट करंट पास करोगे तो उसमें आसपास से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है उसके आसपास में, स्ट्रेट वायर में सर्कल के फॉर्म में, और उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा, इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सिंपल है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें आगे देख लेते हैं। अब हमको पता चल गया एक स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अब यहां पर हम एक चीज और ट्राई कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो अगर हमने वायर ही रिंग के फॉर्म में लिया तो क्या होगा। नाउ इफ वी हैव दिस सर्कुलर वायर तो क्या होगा, ऐसे वायर में देखो ये प्लस है ये माइनस है, यानी करंट जो है ऐसे जाएगा, यानी ये रहेगा आपके करंट का डायरेक्शन ऐसे, और इसमें क्या डायरेक्शन, क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी भाई रूल तो ऐसे लगा सकते हो आप, हर एक पार्ट में राइट हैंड रूल लगा दो, इस पार्ट में लगा दो, इस पार्ट में लगा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर अज्यूम करो इसको, जिसमें करंट का डायरेक्शन ये है। अगर राइट हैंड रूल लगा रहे हो तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर जो हमारा फिंगर्स है ना, देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बता रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे निकल रही है यहाँ से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, देखो यहाँ से पीछे से जा रहा है और यहाँ सामने से निकल के आ रहा है, सेंटर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो यानी दिस इज करंट का डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देख लो यहां से बाहर निकलता हुआ, ओके। और ऐसे यहां भी लगा सकते हो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, इधर से जा रहा है और यहां से ऐसे निकल रहा है। मतलब कॉमनली जो आपका सेंटर, ये जो पार्ट है सर्कल है, इसमें से लाइंस क्या होंगे, आपकी तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे। यहां भी देख सकते हो, इफ दिस इज करंट, है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से जा रहा है और यहां सबके बीच में से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते आ रहे हैं, ठीक है। सब में से देखो इधर से आपका मैग्नेटिक लाइंस जो है इधर से निकल रहा है, मतलब ओवरऑल द रिंग, इस रिंग में लाइंस बाहर से ऐसे एंटर कर रहा है और अंदर से निकल रहा है, लाइक फाउंटेन, अंदर से लाइंस निकल रहा है, ये चीज समझ लो, ठीक है। डायग्राम जो इसका है वो आपको प्रॉपर दिया हुआ है बुक में, वो आप देख सकते हो, पर ओवरऑल समझ लो कि हर पार्ट में यहाँ पे हम राइट हैंड रूल से ही इस चीज को निकाल लेंगे, है ना। लाइंस ऐसे बाहर की तरफ से अंदर जा रहा है और इसके अंदर से आपको ऐसे निकलता हुआ आपकी साइड में ये लाइंस निकल के आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज आपको बता दूं कि जो करंट का डायरेक्शन है इसको कंपेयर करो विद अ मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट में लाइंस बाहर कहां निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, नॉर्थ से इमर्ज करते हैं, और लाइंस मर्ज कहां करते हैं, कहां जाके मिलते हैं, साउथ में जाके मर्ज करते हैं। तो आपने जो रिंग बनाया है, इस रिंग में भी अभी देखो करंट यहां पे दिख रहा है आपको कैसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है, ओके, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, देखो ये यहां से लाइंस निकल रहे हैं। लाइंस कहां से निकलता है भाई, नॉर्थ से निकलता है ना। तो यानी दिस इज एक्टिंग लाइक, जिस पार्ट में, जिस फेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें से लाइंस निकलते हुए बाहर आ रहे हैं, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। देखो अब यहां पर आसान है समझना, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, इसको जोड़ दिया, क्या बन गया, एन बन गया। मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पे इससे लाइंस जो है वो निकल के बाहर आ रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है, देख सकते हो इसमें। और इसी के पीछे देखो एक साइड से अगर ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो इसी को अगर मैं टर्न कर दूं, देखो ऐसा है करंट,
इसी को अगर मैं टर्न कर दूं, यानी आपकी साइड में ले आऊं, तो अब देखो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्लॉकवाइज। अब ये आपको क्लॉकवाइज लग रहा होगा, ठीक है। इसको फिर घुमा के देखते हैं, यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसको घुमा दिया है ना, मान लो ऐसा है, इसको घुमा दिया तो अब आप करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। यानी इसी के पीछे साइड में जो करंट रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉक की डायरेक्शन में उसके है ना, जो नीडल्स है उसके डायरेक्शन में, क्लॉक के नीडल्स के डायरेक्शन में, दिस इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब करंट रहेगा, क्लॉकवाइज जब करंट रहेगा तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें आप, क्योंकि लाइंस अगर यहां से निकल रहे हैं तो इसके पीछे है ना, यहां से पीछे जाके मर्ज हो रहे हैं, मतलब पीछे मर्ज हो रहे हैं और सामने से निकल रहे हैं। तो जहां से मर्ज हो रहे हैं, पीछे की साइड से बात करें तो हम वहां पर लाइंस मर्ज हो रहे हैं, मतलब दैट इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, पीछे का साइड इसके साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। ऐसे रिंग है, ऐसे डिस्क है, यहां से लाइंस जा रहे हैं अंदर, पीछे से अंदर जा रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, तो ये नॉर्थ हुआ। और इसके पीछे वाला हिस्सा क्या हुआ, देखो यहां पर इसके पीछे वाला जहां से लाइंस अंदर जा रहे हैं वो क्या हुआ, साउथ, क्योंकि लाइंस अंदर कहां से जाते हैं, साउथ वाले से। सो साउथ कैसे याद रहेगा, देखो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और यहां पर कनेक्ट कर दो, देखो एस बन गया। सो इसमें क्या हो रहा है, लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये जो मैंने बनाया ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और इसी कॉइल का पीछे वाला पार्ट वो ये बनाया। तो याद रखना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में, सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, मतलब दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, लाइंस उसमें से निकल रहे हैं ऐसे। और जो साउथ पोल जहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है दैट इज एक्टिंग एज साउथ पोल, उसमें सब मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं ऐसे। इस चीज को समझ लो, ओके। तो यहां पर हमने बेसिक लेवल पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक लेवल है वो चीज देख लिया। Yes friends, so this time second part of magnetic effect of electric current, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 10th फिजिक्स का। यहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पार्ट 1 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इनफैक्ट मैंने वहां पर दो फिनोमेना डिस्कस किए थे, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। व्हाट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बताया गया था उसमें, हैंस ओर्स्टेड बाबू ने ये बताया था कि अगर किसी वायर में अगर हम करंट पास करें या किसी कंडक्टर में करंट पास करें तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिसको आप डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल से देख सकते हो, है ना। एक वायर है, इसमें करंट पास किया, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। कैसे पता चल रहा है, हमने एक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल बाजू में, वो डिफ्लेक्ट हुआ, जिससे ये पता चला कि करंट के आने से कुछ तो चेंजेस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। यानी whenever there a current is passed through a conductor, तो वो क्या करता है, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये भी करा था हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था, यस माइकल फैराडे। बोलते रहो भाई, आपने ये पढ़ा है, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका एकदम अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कॉइल या एक वायर लेते हैं और इसमें मान लो एमीटर लगाया है करंट को मेजर करने के लिए, और मिली एमीटर लगा दो अगर स्मॉल करंट होगा तो, और यहाँ पर हम एक मैग्नेट को लेते हैं और इस मैग्नेट को हम जब मूव करते हैं अराउंड दिस कॉइल जब मूव किया जाता है तो इसमें क्या होता है, करंट पैदा होता है या करंट जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों एकदम अपोजिट है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, करंट से डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है। यहां पर जो करंट जनरेट होता है उसको इंड्यूस करंट कहा जाता है। ये हमने सब ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है वो समझेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिफरेंस समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑब्वियसली अगर मैंने इसको यहां ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ चीजें समझाने के लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ चीजें समझाने के लिए हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि भैया इसके ऊपर जो है हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे दैट इज मोटर, और इसके ऊपर एक एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दैट इज जनरेटर। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे आगे,
पर एग्जैक्टली क्या है ये रूल, क्यों है और एग्जैक्टली है क्या इसमें, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो क्या करते हैं हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। मान लो कि वी हैव सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने। ऐसे सिचुएशन, ऐसा फील्ड कब डेवलप हो सकता है, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर लाइंस निकल रहे हैं, देखो नॉर्थ से लाइंस निकलते हैं, और एक दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ पोल यहाँ पर है, दोनों सेम स्ट्रेंथ वाले हैं। एक मैग्नेट का नॉर्थ इधर, एक दूसरे मैग्नेट का साउथ इधर, बीच में ये खाली स्पेस। तो इस स्पेस में क्या करना है, इस स्पेस में मान लो कि मैंने कोई प्लास्टिक की चीज ली, ठीक है, ऐसी कोई मटेरियल जो मैग्नेटिक नहीं है, तो क्या उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर हम बेसिक लेवल की बात करें, है ना, ऐसा नहीं कि भाई फेरो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में नहीं पहुंच जाना। बेसिकली मान लो ये प्लास्टिक का ये मार्कर यहां रख दिया, तो क्या इस पे जनरली फोर्स एक्सर्ट होगा, नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस प्लास्टिक इज नॉट मैग्नेटिक। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो इस स्पेस में अगर मैंने इस प्लास्टिक की जगह कोई लोहे की चीज रखी होती, आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकल, ऐसी कोई चीज रखी होती जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो उस पर जरूर फोर्स एक्सर्ट होता, राइट, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता। अगर मान लो मैंने इसमें कॉपर रख दिया, कॉपर का मान लो वायर रख दिया, क्या उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा? नहीं एक्सर्ट होगा। क्यों? कॉपर इज नॉट मैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, नॉर्मली मैग्नेट से इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता, तो कॉपर पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। पर अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि वही कॉपर वायर यहां पर रखता हूं, पर नाउ आई एम पासिंग करंट थ्रू दैट कॉपर वायर। अगर वो कॉपर वायर जो यहां रखा है हमने, उसमें अगर मान लो हमने करंट पास कर दिया, तो क्या अब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा? ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर जो होता है ना, ये खुद एक मैग्नेट है ना। अब यहां पे देखा हमने, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो यानी जब ये कॉपर का सिंपल वायर था, कोई करंट नहीं था, तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रहा था। बट नाउ व्हेन करंट इज पास थ्रू देम या थ्रू दैट वायर, तो अब ये खुद मैग्नेटिक हो गया। अगर अब ये मैग्नेटिक हो गया, तो ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि आपको वायर को, फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए, वायर को कैसे रखना है? परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट हो सके। और दो सिचुएशंस ले लेते हैं, एक में करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे में करंट मान लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों में फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, हमको ये कौन सा रूल बताएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। तो इस चीज को समझ लो कि यहां पे इस केस के लिए एग्जैक्टली इसकी जरूरत पड़ती है, ये हम समझ लेंगे। फिलहाल इसकी भी जो एसेंशियलिटी है, जरूरी नेसेसिटी है, वो हम समझ लेते हैं। सो व्हेन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब आप इस मैग्नेट को मूव कर रहे हो इस कॉइल के आसपास में, तो कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है ना। अगर मान लो मैंने मैग्नेट को स्टिल रखा, एक जगह पे रेस्ट में रखा, और कॉइल को मूव कर रहा हूं, तो भी करंट जनरेट होगा, है ना। रिलेटिव मोशन चाहिए, चाहे मैग्नेट को मूव करो चाहे कॉइल को। ओके, अब मान लो ऐसे दोनों को एक साथ ऐसे सेम स्पीड से मूव करोगे तो नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं है ऐसे केस में। ठीक है, तो इसमें मैं कॉइल को भी मूव कर सकता हूं, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर को मूव किया जाए तो उसमें करंट जनरेट हो सकता है, राइट। तो अब यहां पर हम वही चीज लेने वाले हैं कि जैसे हमने वहां पर फील्ड लिया था, वैसा ही फील्ड हम कुछ इधर लेंगे। सो नाउ दिस इज नॉर्थ साउथ ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स। यहां पर एक खाली स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इनफैक्ट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ऐसे फील्ड में हम क्या करेंगे, एक कॉइल को या एक वायर को हम ऐसे रखेंगे, होल्ड करेंगे, और बस रखेंगे नहीं, उसको हम मूव करेंगे। मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे नॉर्थ है, दिस इज अ बिग साउथ पोल, तो यहाँ पर जो ये खाली स्पेस जो दिख रहा है, इस स्पेस में मैंने वायर लिया और उसको बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दूसरे सिचुएशन में हम एक दूसरा वायर लेके उसको अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यानी एक वायर लिया हमने जो बाहर की तरफ एग्जैक्टली मूव कर रहे हैं, इसका मोशन आउटवर्ड्स है, और दूसरा वायर जिसका मोशन कैसा रहेगा, इनवर्ड्स होगा, ठीक है। एक का मोशन आउटवर्ड्स, एक का मोशन इनवर्ड्स। तो ऐसे केस में जो इसमें करंट जनरेट होंगे, इस वाले में या इस वाले में, है ना, जब हम आउटवर्ड्स मूव कर रहे हैं
तो करंट जनरेट तो होगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही पढ़ा है हमने कि अगर हम कॉइल को मूव करें या तो मैग्नेट को मूव करें, करंट जनरेट हो सकता है। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये हमको नहीं पता, और इसी के लिए हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है लेफ्ट और राइट हैंड रूल, समझ लो, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी नहीं, मैं इसका डायरेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है पहले वो बता दूं कि जब इस केस में अब फिर से रिज्यूम करो, उसको भूल जाओ, यहां पर आओ। सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर स्पेस में, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर रखा है जिसमें करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, सो वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, आप नोट भी कर सकते हो, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख सकते हो म्यूचुअली, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है ना, और कौन सा, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो यानी तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे स्ट्रेच करना है, तुम कोई और एंगल से स्ट्रेच मत करना भाई। ठीक है, गंदे गंदे एक्शंस हो जाएंगे वो। ठीक है, सो ये जो है ऐसे स्ट्रेच करना है हमको। ओके, अब इसमें देखो एग्जैक्टली डायग्राम भी वैसे दिख रहा है। अब इसमें सो स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ इफ, अब इफ वाले कंडीशन में क्या है, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, इफ द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन देखो देन वाला पार्ट ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ये बताएगा कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। तो यानी इस केस में हम अप्लाई करते हैं। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट कहां पे, ऊपर की तरफ है, इस पहले वाले वायर की बात करें तो करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, करंट भी हो गया। तो ऐसे में थंब देखो कहां, बोर्ड के अंदर ये पॉइंट कर रहा है, यानी ये जो वायर है इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड्स फोर्स लगेगा, इनवर्ड्स फोर्स लगेगा। ठीक है, इसमें अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस बार कहां पे, डाउनवर्ड्स है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हो गया, दोनों का पॉइंटिंग बराबर है। तो ऐसे में जो थंब है वो यानी आउटवर्ड्स आपकी तरफ, ये दिखा रहा है आउटवर्ड्स मोशन, यानी फोर्स का डायरेक्शन यहां पर रहेगा आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज को समझ लो। इधर पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इनवर्ड्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स आउटवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other. अब इसमें क्या है, if the first finger points the direction of external magnetic field and the middle finger points the direction of, क्या मिडल फिंगर किसका डायरेक्शन बता रहा भाई, करंट का, करंट, देन देखो ये देन वाले पार्ट को मैंने यहां मार्क करा हुआ है, ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, देन द थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा ये थंब से पता चल जाएगा। ओके, अब राइट हैंड रूल जो एकदम दूसरे फिनोमेना को इससे जुड़ा हुआ नहीं, एकदम अलग फिनोमेना है कि यहां पर हम क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और कोई करंट कैरिंग वायर नहीं, एक नॉर्मल वायर है, इसमें हम इसको मूव कर रहे हैं तो उसमें करंट जनरेट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये करंट का डायरेक्शन हमको यहां पर बताना है। सो फॉर दैट वी हैव दिस राइट हैंड रूल। वैसे ही हमको स्ट्रेच करना है
ठीक है, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, लेकिन इस बार राइट हैंड के फिंगर्स को। और ऐसे में इसमें भी वही है, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां पर था ये वाला पॉइंट तो सेम है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये थंब जो है कंडक्टर का मोशन बता रहा है, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वायर के अंदर, इट इज गिवन बाय द मिडिल फिंगर। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर से पता चलेगा। देखते हैं, देखो नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पहले वायर का देख लेते पहले, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन हो रहा है आउटवर्ड्स इस वाले वायर का, तो मैग्नेटिक फील्ड मोशन आउटवर्ड्स है, तो मोशन कौन से वाले से दिखाया जाएगा, थंब से, तो देखो थंब से, तो ये दोनों मार्क हो गया, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ये पता चला, देखो वायर को लेके अब ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस वायर में करंट जो है कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये होगा ऊपर की डायरेक्शन में, देखो मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता रहा है, सो दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऊपर की तरफ, राइट। ऐसे ही इस दूसरे वाले में जिसको अंदर की तरफ मूव किया जा रहा है, ये वायर को हम ऐसे, है ना, जैसे यहां पर है इसको अंदर मूव कर रहा है, तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, सो फॉर दैट अगेन टेकिंग मैग्नेटिक फील्ड ये है और मोशन ये है, सो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है और मोशन अंदर की तरफ किया जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देखो, मिडिल फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखो नीचे की तरफ, तो इसमें करंट कहाँ होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर भी हम स्टेटमेंट इसी तरीके से लिख सकते हैं कि स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, ये दोनों इफ वाले में है, ये देन में है। ओके, इसमें अलग था, इसमें ये दोनों इफ वाले में था, थंब वाला देन में था, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if the thumb points the direction of motion of the conductor, then the middle finger will point the direction of induced current, ठीक है, जो कंडक्टर के अंदर होने वाला है। ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भैया इसमें तुम लेफ्ट हैंड ही यूज करना और ये रूल के लिए राइट हैंड ही, अगर अलग अलग दिखाओगे तो उल्टा ही हो जाएगा। ओके, सो इस पार्ट में हमने यहाँ पर बेसिकली ये रूल्स को समझ लिया। हमको अब सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको करनी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मोटर एंड जनरेटर, मोटर एंड यस इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूंगा इससे पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड का डिफरेंस पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट असल में कोई सॉफ्ट आयरन कोर या कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या किया जाता है, ये इंसुलेटेड वायर का एक वाइंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग नहीं होगा, अब प्रैक्टिकली ये ज्यादा भी होता है, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। वेराज सिर्फ वायर की कॉइलिंग कर दी, अंदर कोई भी कोर नहीं है, जैसे यहाँ सॉफ्ट आयरन यूज किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई आयरन जैसा कोई चीज हमने यहाँ यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर अगर ये कोर है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बस इतना फर्क है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा फंक्शनिंग में भी फर्क है। इसका फंक्शनिंग ज्यादा करके इसको यूज कहाँ किया जाता है, जहां पर भी एज अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का हमको मैकेनिकल यूज करना है। जैसे इलेक्ट्रिक बेल, जो पुराना वाला कर्र जो स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होता है, तो वो इलेक्ट्रिक बेल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाएगा, ना कि सोलेनॉइड का, क्योंकि वहां पर क्या करना है, हमको एक हार्ड चीज चाहिए जिसपे वो हैंग कर, जो हैमर है वो हिट करे, ठीक है, तो उसको बर्दाश्त करने वाला एक हार्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वहां पर इस चीज का यूज होता है। यानी इसका मैकेनिकल यूज ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सोलेनॉइड को हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म, है ना। यहाँ अगर सपोज हमको सिर्फ मैग्नेटिज्म का ही यूज है, मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट करना है, तो सोलेनॉइड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड को हम टेम्पररी मैग्नेट्स, या जो हम मैग्नेट्स बनाते हैं, मैग्नेट्स डिजाइन करने के लिए भी, आयन को मैग्नेटिक मतलब कन्वर्ट करने के लिए वहां पर सोलेनॉइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर लाइंस के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से वहां पर लाइंस क्रिएट होंगी। तो यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो यानी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यानी मान लो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो इसमें इस तरफ से लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे, राइट। और जो जहाँ पर क्लॉकवाइज करंट है वहाँ पर, यानी उसके अपोजिट साइड में इसके बिल्कुल, वहाँ से लाइंस मर्ज कर रहे होंगे, है ना।
और इनसाइड द सोलेनॉइड ये रहेगा लाइंस का ऐसा डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल कैसा मैग्नेटिक या बार मैग्नेट जो होता है ना, उसका लाइंस कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो सोलेनॉइड इज जस्ट सिमिलर टू योर बार मैग्नेट इन टर्म्स ऑफ जो लाइंस होते हैं उसके, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट देखो लाइंस कैसे हैं और इनसाइड देखो पैरेलल है। सबसे स्ट्रेंथ थोड़ा डिफरेंस है, बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पाया जाता है लाइंस का, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें इनसाइड में तो होगा नहीं, वैसे इनसाइड में लाइंस होते हैं पर वहां पर हम है ना स्पेस को यूज नहीं कर सकते, तो हम एट द पोल्स कहते हैं। बट यहाँ पर सोलेनॉइड के केस में सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म है या लाइंस है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ दिख रही है, यस ऑब्वियसली इन कॉइल्स के बीच में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर होती है। मैग्नेटिक लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि लाइंस जितने क्लोज होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइंस जितने दूर होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस पे लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। अगर इक्वी डिस्टेंट लाइन्स हैं, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइंस है, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ये चीज बताई जा रही है, ठीक है। और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे अगर पॉइंट कर रहा हूँ, ऐसे फील्ड दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस कहाँ पर है, बाहर की तरफ, बोर्ड की प्लेन की बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहे हैं ये, ठीक है। अगर हम मैं ऐसे क्रॉस के टर्म्स में दिखा रहा हूँ तो फील्ड बता रहा हूँ कैसे, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। एक तीर को अज्यूम करो, तो तीर जो है एरो आपकी तरफ अगर आ रहा होगा तो आपको पॉइंट दिखेगा, और अगर आपसे दूर जा रहा है तो आपको उसके पीछे का पंख दिखेगा जो क्रॉस में दिखेगा। तो यानी लाइंस अगर अंदर जा रहे तो क्रॉस, लाइंस बाहर आ रहे तो डॉट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पर ये हमको 10th में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल मूविंग टू हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, एंड दैट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। शुरू करते हैं भैया। सो दिस इज अ बेसिक डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और ऑब्वियसली ये किसके वर्किंग या इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड ये मोटर का वर्किंग है। एंड यस, यहां पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यहां पर हम लगाएंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, कैसे लगेगा, कहां लगेगा, उसके लिए अपने जो पिछला वीडियो है पार्ट 2 वाला, उसमें मैंने यही चीज बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कहां पे किया जाता है। फिलहाल यहां पर हम उसको कर लेंगे, देखो कैसे अप्लाई किया जाएगा। अब एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है मैग्नेट के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, यार ये जबान बड़ी आज फिसल रही है, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी। यहां पर मोटर में 2 परमानेंट मैग्नेट्स लगे रहेंगे, एक मैग्नेट का यहां पर क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ, और दूसरे मैग्नेट का यहां पर क्या फेस कर रहा है, साउथ, ओके। तो इसका मतलब उस मोटर के स्पेस के अंदर लाइंस कैसे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, वो भी कैसे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये लाइंस होंगे। ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और वही हमको यहां पर दिख रहा है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इसमें क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। और ये कॉइल देखो कितना, कॉइल का पार्ट कितना है वो देख लो, इतना पार्ट जो है वो कॉइल से अटैच्ड है, जो एक्चुअली इसके अंदर घूमेगा, ठीक है। इतना पार्ट कॉइल से अटैच्ड है, और बाकी एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट इतना है। तो ये चीज पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट सिंगल, मतलब ये एक अलग पार्ट है ABCD, इस रिंग तक, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, क्योंकि एक रिंग कंप्लीट नहीं है, देखो बीच में टूटा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। इसको कम्यूटेटर की भी कहा जाता है, ऐसा कि जो अपने कनेक्शन को, है ना, या करंट के हिसाब से कनेक्शन को बदलते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर की। फिलहाल ये समझ लो कि ये इधर तक रिंग तक इससे जुड़ा है, और ये ब्रशेस, ये जो कॉन्टैक्ट ब्रशेस है जो कार्बन से बने होते हैं, वो यहाँ पर इस सेल से ही, दिस इज डिफरेंट पार्ट, ये अलग पार्ट। और ये जब इससे क्लोज आएगा तो क्या होगा, ये ब्रशेस का कॉन्टैक्ट इनके साथ में ऐसे बन जाता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब यहां पर देखते हैं कि कैसे यहां पर, बिकॉज व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर क्या है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स
इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर वो रोटेशन में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पर ऐसा क्या होता है कि वो रोटेशन करने लगता है, वो हमको समझना है, राइट। तो इसके लिए हमको पहले तो ये जानना होगा कि रोटेशन एग्जैक्टली कौन सी रीजन से होता है। मान लो कि ये वो रेक्टेंगुलर कॉइल है या कोई भी चीज, रोटेशन कब करेगी? जब उस चीज के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। सर आप 10th में क्या टॉर्क पढ़ा रहे हो? 10th में हमने अब तक तो टॉर्क नाम की चीज नहीं पढ़ी। एक बेसिक चीज बता देता हूं, जैसे किसी चीज को सीधा लीनियर मोशन देने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेट फोर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही किसी चीज को अगर रोटेशनल मोशन देना हो तो आपको टॉर्क की जरूरत पड़ती है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है सर? टॉर्क असल में फोर्स से प्रोड्यूस होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लगते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सर क्या बात कर रहे हो? दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब लगेंगे तो बॉडी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ऐसे में बॉडी तो मूव नहीं करेगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। सही बात है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे नहीं लगाना, उस बॉडी पे अलग अलग पॉइंट्स पे। मान लो मैं एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं इधर और दूसरा फोर्स इधर लगा रहा हूं, देखना आप ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्स यहां से लगेगा, तो क्या होगा? देखो इससे रोटेशन क्रिएट हो रहा है। सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड बट नॉट ऑन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे नहीं लगाना है, डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाना है, तो इससे रोटेशन, देखो ये यहां लग रहा है, ये यहां लग रहा है और इसकी वजह से रोटेशन क्रिएट हो रहा है। सो व्हेन टू डिफरेंट not different, when two equal and opposite forces are applied on the same body on different points, equal और opposite force लगाना है, एंटी पैरेलल होना चाहिए, पर सेम पॉइंट पे नहीं लगाना, डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाना है। इससे क्या होगा? रोटेशन प्रोड्यूस होता है। टॉर्क इसी को बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स इसको कहते हैं। ये चीज आप 11th में ज्यादा क्लियरली पढ़ोगे जब रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा फिजिक्स में। ओके, फिलहाल सिंपल तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि भाई दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे कहां लग रहे हैं, क्या इस कॉइल पे लग रहे हैं, वो हमको देखना, बिकॉज ये रोटेट कर रहा है। तो लेट्स सी, अब यहां पर लेफ्ट हैंड रूल लगा लो भाई, सिंपल है। लेफ्ट हैंड रूल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है सर, है ना। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बिल्कुल है कि नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे में जो फर्स्ट फिंगर है इट इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ द मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, अगर ये करंट के बारे में बता रहा है ये वाला पॉइंटर, तो इसमें थंब जो है वो क्या बताएगा कि उस करंट कैरिंग कॉइल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट डायरेक्शन विल बी पॉइंटेड बाय दिस थंब। तो देखते हैं यहां पर करंट, देखो सेल लगा हुआ है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करी जा रही है, डीसी सोर्स यहां से कनेक्टेड है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, करंट यहां से जाएगा। ये ब्रश B1 से कहां पे, देखो अभी टेम्पररी कनेक्शन कहां पे, S1 में है, रिंग S1 में, यहां से जाएगा A में, A से जाएगा B में, C में, D में, D से फिर S2 में, फिर ब्रश B2 में, एंड देन द सर्किट विल बी कंप्लीटेड। यानी इस तरीके से यहां पर करंट जा रहा है। अब देखते हैं यहां पे बिकॉज BC और AD both of them they are parallel to magnetic field, तो इन पे फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ, ये याद रखना, ठीक है। फोर्स किस पे एक्सर्ट होगा? फिलहाल अगर हम अभी 10th के हिसाब से बात करें तो फोर्स उस वाले वायर पे एक्सर्ट होगा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस ये है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए, और बाकी कंडीशन में भी फोर्स एक्सर्ट होता है पर कम होता है, पर फिलहाल हमारे पास वैसा कंडीशन ही नहीं है। तो हम ये बात करेंगे कि ये 4 वायर्स में से उन वायर्स पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा जो मैग्नेटिक लाइन से पैरेलल है। देखो एक BC ये सेगमेंट है जो मैग्नेटिक लाइन से पैरेलल है, और AD वो सेगमेंट है जो पैरेलल, तो इन पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। फोर्स 2 सेगमेंट्स पे एक्सर्ट होगा, एक होगा AB और एक CD, ये 2 फोर्सेस 2 सेगमेंट्स पे फोर्स एक्सर्ट होगा। मैग्नेटिक रूल लगाते हैं, हमारा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट सी हियर, पहले AB का हम देख लेते हैं। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, देखो नॉर्थ से साउथ, है ना, AB के लिए। करंट कहां पर, देखो ऊपर की तरफ, तो मैं ऐसे दिखाऊं क्या, ऐसे दिखाऊं क्या, ऐसे दिखाऊं क्या, यस अब सही हुआ। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर। अब देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, बोर्ड की प्लेन के अंदर, यानी क्या, यानी इस पे फोर्स लग रहा है सर, फोर्स मान लो F है, पर कहां पर है ये, इनवर्ड्स अंदर की तरफ लग रहा है,
ठीक है, अंदर की तरफ, यानी इस वायर को ऐसे अंदर ढकेला जा रहा है, ओके, इस सेगमेंट को ऐसे अंदर पुश किया जा रहा है, ठीक है। और पहले दूसरा वाला भी हम देख लें, फिर एग्जैक्टली रोटेशन के बारे में देखेंगे। यहां पर CD के ऊपर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सही है। करंट देखो ऐसा है क्या, देखो इनको, इसको, इन तीनों को हमको ऐसे स्ट्रेच करना है। करंट ऐसा है क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया, क्या करंट ये है, नहीं, करंट का डायरेक्शन कहाँ, नीचे की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ हो गया, करंट नीचे की तरफ। अब देखो थंब क्या पॉइंट कर रहा है कि इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, बाहर की तरफ, आपकी तरफ। सो दिस विल बी मूविंग आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रहेगा, बिकॉज करंट वहां भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स का वैल्यू तो सेम रहेगा और डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया। सो बेसिकली मान लो अगर ये वो ABCD कॉइल है, दिस इज AB एंड दिस इज CD, तो क्या होगा, AB को के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस सेगमेंट के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। क्या होगा इससे, देखो ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा, इससे रोटेशन क्रिएट होगा, टॉर्क का कंडीशन आ गया, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, रोटेशन क्रिएट होगा, ये बाहर आ जाएगा, है ना, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे है, ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूम जाएगा तो यानी देखो अब रिंग पलट जाएगी यहाँ पर, यानी अगर हम यहाँ पर सिंपल तरीके से जानने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली क्या होगा, दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल, है ना, घूमने के बाद CD इधर आ जाएगा और AB यहाँ आ जाएगा, पलट गया ये, ठीक है। दैट मीन्स AB से कौन कनेक्टेड था, S1, यानी S1 इधर आ गया और S2 इधर आ गया, और यहाँ पर जो ब्रशेस का कांटेक्ट है अब स्वैप हो गया, देख सकते हो ब्रशेस का कांटेक्ट B1 जो है अब किससे कनेक्टेड हो गया, S2 से, पहले किससे था, S1 से, और B2 किससे कनेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि अंदर का रिंग घूम रहा है, ऐसा नहीं कि ब्रशेस घूम रहे, ब्रशेस तो बाहर का सर्किट में है, ओके। तो ऐसे में अब जब पलट जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट का फील्ड तो वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं आया, है ना, तो अब क्या हो गया, ऐसे में फिर से वही सिस्टम, देखो करंट अब यहाँ से यहाँ जा रहा है B1, इस बार B1 से कहाँ जा रहा है, S2 में, कोई फर्क नहीं है, S2 में, और S2 से, है ना, पहले S1 में जा रहा था, S1 से A में जा रहा था, अभी S2 में जाएगा, S2 से D में जाएगा, D से C में, फिर B में, फिर A में, और फिर S1 से B2 में, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एंड जस्ट सी फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, इस बार भी ये जो लेफ्ट साइड में है वो अंदर ही जाएगा, यानी दिस विल बी मूविंग इन, पर दिस इस बार लेफ्ट साइड में कौन है, CD वाला सेगमेंट है, पहले AB था, ओके। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे की तरफ है, फोर्स आउटवर्ड्स रहेगा, ओके। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये दो सेगमेंट्स पैरेलल है, इन पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। एंड अगेन पहले देखो ऐसे था, AB इधर था, CD इधर था, घूम गया, ऐसे हो गया, और उसके बाद वापस से ये वाले पे अंदर फोर्स लग रहा है, इस वाले पे बाहर फोर्स लग रहा है, अगेन दिस विल बी, ऐसा हो जाएगा, वापस से घूमते जाएगा, ऐसा हो गया, फिर से ये होगा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली यहां पर ये इस मैनर में रोटेट करेगा। देखो पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, देखो वहां दिख रहा है, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, एंड कॉन्स्टेंटली ये एक तरह का रोटेशन एक डायरेक्शन में रोटेट करता जाएगा, और यानी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशन में। सो दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि हमने वायर में करंट पास किया, उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, और उस मैग्नेटिज्म की वजह से बाहर के मैग्नेट ने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, एंड ऑब्वियसली यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बड़ा काम आया, ठीक है। यहां पर मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूं अदर दैन जनरेटर। तो यहां पर हम वर्किंग ऑफ जनरेटर तो पढ़ेंगे, जिसमें दोनों आएगा, DC जनरेटर भी आएगा, AC जनरेटर भी आएगा। इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और उसका एक इफेक्ट हमको दिया हुआ है, वो चीज भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। वेरियस सर्किट सिंबल्स, मीटर, फ्यूज, ये सब के सिंबल्स भी आपको डोमेस्टिक सर्किट का दिया हुआ है, जो बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, तो वो चीज भी प्रिपेयर कर लेंगे। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर क्या है, क्या यूज है, वो सब चीज देखेंगे। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, अर्थिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो बी ट्यून्ड। और एक और चीज है भाई, DC और AC करंट का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कुछ आता है,
और समझो कि मतलब इस चैप्टर में से, इस पार्ट में से तो जरूर कुछ ना कुछ आता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं विथ, सबसे पहले एसी और डीसी करंट का एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम जनरेटर तो शुरू करेंगे। एसी और डीसी करंट का एक बेसिक डिफरेंस। अब वो बेसिक डिफरेंस क्या है? एसी सोर्स को, जो एसी सोर्स होता है ना, उसको हम सर्किट में पहले तो ऐसे सिंबल करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डीसी का पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अपन ने यूज किया ही है। एक सेल को या एक बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डीसी सोर्स को बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी सोर्स एंड दिस इज सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स। याद रखें, डीसी एसी, इसमें क्या होता है, फिक्स एक साइड प्लस होता है और एक साइड की पोलैरिटी माइनस होती है डीसी में। लेकिन एसी में क्या होता है, प्लस माइनस लिखने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिंग करंट, करंट का डायरेक्शन लगातार फ्लिप होते रहता है। कभी यहां से करंट फ्लो हो रहा है, फिर यहां से फ्लो हो रहा है, फिर यहां से फ्लो हो रहा है, फिर यहां से फ्लो हो रहा है, यानी कि यहां पर लगातार करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट है, उसमें क्या होगा, उसमें करंट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर मैनर में करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक बल्ब ऐसे लगा दिया, तो ये प्लस से करंट निकलेगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा और एक कांस्टेंट करंट यहाँ से फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो उसमें अगर हमने कोई कंपोनेंट लगा दिया, तो करंट का डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में होगा करंट, और फिर अगले ही पल करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर अगले पल में, अगले फ्रैक्शन ऑफ जो भी टाइम दिया रहेगा, सेकंड, जो भी उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। अब ये बेसिक चीज हमने देख लिया ना, तो उसके बाद हम आगे का जो डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे एंड में। हमको यहाँ पर जनरेटर की केस में इसकी जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ अ जनरेटर। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो भाई मोटर का है ना, डीसी मोटर, मोटर का पूरा सेटअप बनाया, मैं जनरेटर कह रहा हूं। देखो यहां पर सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये मोटर ही है, पर मोटर और जनरेटर में कितना डिफरेंस है आपको मैं बता दूं। पहले जो मोटर होता है ना, जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में एंड ऑल आपने यूज किया होगा, या फिर जो हमारा पंखे का मोटर है, जो भी मोटर्स है, मोटर को अगर आप उल्टा ऑपरेट करो तो दैट इज अ जनरेटर। ये बात ध्यान से सुन लेना कि मोटर और जनरेटर में ज्यादा फर्क नहीं है। मोटर और जनरेटर एकदम अपोजिट काम करने वाले सेम डिवाइसेस है, एक ही डिवाइस है जो अपोजिट काम करता है। अगर आप मोटर में करंट पास कर रहे हो, कोई सोर्स आपने लगा दिया, ठीक है, जिससे करंट सेल या बैटरी लगा दिया, करंट पास कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, राइट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। पर उसी डिवाइस को अगर आप समझो सेल को हटा दिया, उसकी जगह आपने कोई बल्ब या कोई ऐसा करंट मेजर करने वाला डिवाइस लगा दिया, और इसके जो एक्सिल है उसको आप घुमा रहे हो, तो इसको घुमाओगे ना, तो यहां पर वो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, राइट। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस एक ही है, सिर्फ फंक्शनिंग उल्टा है। अगर हम करंट पास करते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, अगर रोटेशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट इज मोटर? द सेम डिवाइस which converts electric current into mechanical, electric energy into mechanical energy, मोटर हो गया। और जनरेटर क्या है, जो सेम डिवाइस, वो अब क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बस इतना ही फर्क है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। देख लेते हैं सबसे पहले। सो इसमें जो बेसिक चेंजेस होंगे, बिकॉज दिस इज नाउ ऑब्वियसली मोटर है, सेल हमने लगाया, तो यहाँ पर ये करंट जाएगा और इसमें ये रोटेशन होगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने मोटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको, पूरे चैप्टर को लाइन वाइज पहले देख लो, उसके बाद ही ये वाला स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने देख लिया है तो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले इस सेल को हटा देना है, क्योंकि भाई ये खुद सेल की तरह काम करेगा, खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको क्या लगाना होगा, इसका करंट मेजर करने के लिए और करंट का डायरेक्शन इवन दोनों मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? करंट मेजर करता है।
तो सर एमीटर क्या करता है? वो भी करंट मेजर करता है। डिफरेंस क्या होता है? गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव छोटे छोटे करंट मेजर कर सकता है, एमीटर नॉर्मली ज्यादा करंट मेजर करने के लिए बना हुआ है। और गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन भी बताता है, एमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया ताकि हमको करंट का डायरेक्शन भी पता चलता रहे। और मैं यहाँ की पॉइंट को x कह देता हूँ, यहाँ की पॉइंट को y कह देता हूँ। ओके, सो नाउ ठीक है, ये हो गया हमारा जनरेटर तैयार। बस इतना ही डिफरेंस था, सेल को हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि हम करंट को नाप सके बस। और इसको मतलब डिफरेंस इस चीज का है कि तुम ऑपरेट कैसे कर रहे हो। अब यहाँ पर ऑपरेट हम कैसे कर रहे हैं? नाउ वी आर मूविंग दिस, ये जो हैंडल दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। सो नाउ दिस विल बी रोटेटेड। ठीक है, कुछ इस मैनर में ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे। ध्यान दे दो भाई, इस तरीके से रोटेट करेंगे। अब ऐसे रोटेट करने से क्या होगा? ऐसे रोटेट करने से ये वाला साइड ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये वाला साइड प्लेन की या बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। राइट है ना भाई? देख लो, अगर सपोज ये है वो रेक्टेंगुलर जो सर्किट हमने यहाँ पर लिया हुआ है ABCD, तो जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये साइड ऊपर आएगा ऐसे और ये वाला साइड अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना? तो नाउ दिस इज मूविंग अप। ये याद रहे कि जो CD है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जो AB है वो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो इस वाले में क्या होगा? ऐसे में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो मैंने सेकेंड पार्ट में बताया हुआ है, वीडियो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसमें हम एग्जैक्टली जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। सर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? सिंपल यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमने एक कॉइल ले लिया, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, है ना, तो उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो सकता है। यही पढ़ा था। ओके, तो यहां पर एग्जैक्टली वही होने वाला है। अब जरूरी नहीं कि आप मैग्नेट को मूव करो, यू कैन ऑल्सो मूव द कॉइल। सिर्फ रिलेटिव मोशन की जरूरत है। रिलेटिव मोशन मैग्नेट मूव करने से भी क्रिएट हो सकता है और कॉइल के मूव करने से भी क्रिएट हो सकता है ना? यस। तो यहां पर हम मैग्नेट को स्टिल रख रहे हैं। देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, है ना? कॉइल को का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये वायर जो है मूव कर रहा है इसमें, तो इसमें करंट जनरेट होगा, ऑब्वियसली करंट इंड्यूस होगा। एंड इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा वही हमको देखना है। सो फिलहाल हम जो ABCD हमने लिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि भाई BC और AD में करंट जनरेट नहीं होगा बिकॉज दे आर पैरेलल, है ना? यहाँ पर वो लाइंस के पैरेलल है और इसमें करंट जनरेट होगा जो लाइन या जो वायर हमारे फील्ड से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ये वायर और ये वायर ऐसे दो हैं जो परपेंडिकुलर है, इनमें करंट जनरेट होगा, यानी AB और CD में करंट जनरेट होगा। एंड द करंट का डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, यस, कौन सा है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में राइट हैंड रूल काम आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट जो मोटर वाला था उसमें लेफ्ट हैंड रूल काम आता। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड भाई, लेफ्ट हैंड नहीं लेना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर राइट हैंड रूल का क्या सिस्टम था कि अगर आपका फर्स्ट फिंगर है ना, स्ट्रेच द फिंगर सच दैट फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और ऐसे में जो आपका फर्स्ट फिंगर है इट इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है इट इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये मोशन बता रहा है, तो मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर AB में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो यू कैन सी नॉर्थ से साउथ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इसमें हम मोशन कहाँ हो रहा है? देखो AB अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब कहाँ पॉइंट करूं? अंदर की तरफ, ऐसे बोर्ड की साइड में। और देखो करंट का डायरेक्शन इज गिवन बाय मिडिल फिंगर, यानी क्या रहेगा? नीचे की तरफ, यानी ये होगा इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फ्रॉम B to A, ठीक है। और यही सेम चीज यहां पर भी। सो अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, CD की बात कर रहे हैं हम, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका मोशन कहाँ है? अपवर्ड्स, या फिर कहो तो आउटवर्ड्स, ठीक है। तो यानी ऐसे मूव किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये होगा करंट का डायरेक्शन, देख सकते हो ऊपर की तरफ, है ना। इसको मैं आउटवर्ड्स कह देता हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? देखो D से C, और यही करंट आगे जाएगा C से B,
बी से ए, और उसके बाद ए से यहां जाएगा इस स्प्लिट रिंग में S1 में, और S1 से जाएगा ब्रश, कॉन्टैक्ट ब्रश जो है कार्बन ब्रश है B1 में, और B1 से जाएगा X में, और X से जाएगा Y में, Y से फिर जाएगा D में, और D से देखो फिर से साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है। यानी एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन देख लो क्या है, इट इज, यू कैन सी इन दिस पार्ट, बाहर की पार्ट में देखो तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इट इज फ्रॉम X टू Y। करंट का डायरेक्शन क्या है इस फर्स्ट हाफ साइकिल में, X टू Y। फर्स्ट हाफ साइकिल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर ये घूम जाएगा, और घूम जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये CD इस तरफ आ जाएगा और AB यहां आ जाएगा। सही है ना, सेम सिस्टम, सेकेंड हाफ साइकिल। सो दिस इज द सेकेंड हाफ साइकिल। अब इसमें देख सकते हो कि जो स्प्लिट रिंग है ना, दिस इज व्हाट, ये पढ़ा है अपन ने मोटर में एग्जैक्टली, स्प्लिट रिंग, ये भी घूम जाएगा, एक ऐसा रिंग जो स्प्लिटेड किया है ये भी घूम जाएगा। यानी D से जो S2 कनेक्टेड है वो इधर आ जाएगा D के साथ, यानी दिस विल बी एग्जैक्टली S2, और A से जो S1 कनेक्टेड है वो अपोजिट साइड में चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट, S1, राइट। अब बाहर का जो कॉन्टैक्ट ब्रश के साथ में जो सिस्टम है वो थोड़ी मूव करने वाला है, तो यहां पर वो ब्रशेस अपनी जगह पर ही है। तो एग्जैक्टली इधर कौन था पहले से, B1, तो अभी भी B1 ही रहेगा, है ना, ये पार्ट थोड़ी मूव कर रहा है। और यहाँ पर गैल्वानोमीटर, और अगेन इधर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रशेस, एंड दैट इज B2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये बाहर वाला सिस्टम जो है वो एज इट इज है, सिर्फ अंदर का जो कॉइल है वो मूव कर रहा है, ओके, विद दिस रिंग। तो अब यहाँ पे जो AB के साथ में S1 था वो उधर चला गया, AB और S1, और जो CD के साथ में S2 था वो इधर आ गया, CD एंड S2, ठीक है। अब अभी भी मोशन जो है उसी तरीके से हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम उसको उल्टा घुमा रहे हैं, घुमा तो हम एक ही डायरेक्शन में रहे, है ना, कॉन्स्टेंटली हम उसको ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ फ्लिप हुआ है वो आगे, है ना, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया है, फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंटली ये जो मोशन है ये ऐसे ही रहता है, रहेगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, AB इधर है, CD इधर है, फिर ऐसे हो जाएगा तो CD इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, फिर ABCD, मतलब पहले ऐसे होगा, फिर अगले हाफ साइकिल में ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, राइट। अभी हम इसकी बात करते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी गैल्वानोमीटर में, ठीक है। तो आई विल सी दिस, इसमें अभी भी दिस साइड इज मूविंग आउटवर्ड्स, और ये कहां जा रहा है, इनवर्ड्स ही जा रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स। तो यहां पर देखो A से B, B से C, D, H2, और H2 से कहां कनेक्ट हो गया, देखो B1 से, B1 में, तो H2 से जा रहा है B1 में, B1 से जा रहा है X में, X से गैल्वानोमीटर के थ्रू Y में, और फिर B2 में, फिर S1 में, S1 से वापस A, और फिर से साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगेन यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम X टू Y इन द गैल्वानोमीटर, यानी अभी भी करंट का डायरेक्शन क्या है, X टू Y, पहले भी क्या था, X टू Y, फिर इसके बाद वापस क्या होगा, फिर से घूम जाएगा, फिर से फ्लिप हो जाएगा ऐसे, है ना, वापस से करंट का डायरेक्शन यही रूल लगेगा, X टू Y, फिर X टू Y, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा एक्सटर्नल सर्किट में। और अगर कोई सोर्स करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, ऑब्वियसली दिस इज सोर्स ऑफ योर EMF और वोल्टेज का सोर्स बन गया, जैसे बैटरी या सेल होता है, तो ये भी वैसे ही सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, पर करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है, तो हम ऐसे सोर्स को क्या कहेंगे, DC सोर्स या डायरेक्ट करंट का सोर्स, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सो देखो यहां पर ये DC जनरेटर हो गया, सो बेसिकली दिस इज DC जनरेटर, क्यों, क्योंकि ये DC करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो यानी हम जब स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं तो वो DC जनरेटर कहलाता है। और यहां पर जब हम इस रिंग को बदल के स्लिप रिंग बना देंगे तो यही सेम सिस्टम हमको AC करंट प्रोड्यूस करके देगा। देखते हैं भाई, देखो यहां पर इस स्प्लिट रिंग को हम बदल देते हैं, और इसकी जगह पर नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू स्लिप रिंग, ठीक है। तो यानी क्या रहेगा, देखो ये पूरा एक सिंगल रिंग रहेगा, और ये वायर अंदर से ऐसे आ रहा है, मतलब ये जो हमारा
डी का जो कनेक्शन है, ये वायर अंदर से निकल के इस रिंग के अंदर से कांटेक्ट नहीं बनाया हुआ है और यहां पर एक दूसरा रिंग बना रहा है। तो दो रिंग्स हैं एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, और यहां पर ये दूसरा वाला ब्रश लगा हुआ है, व्हाट इज दैट? यस इट इज B2। तो फिलहाल देखते हैं इस वाले में, और मतलब जब ये घूम जाएगा तो उसका भी हम सेटअप बना ही लेते हैं। यहाँ पर जब ये घूम जाएगा तो देखो घूमने के बाद A इधर आ जाएगा, A के साथ S1 भी इधर आ जाएगा, लेकिन देखो S1 वहां आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली बताता हूं क्यों। यू कैन सी दिस, देखो इस वाले में S1 इधर आ गया, पर अभी भी उसका जो कांटेक्ट है वो किसके साथ रहेगा? B1 के साथ ही रहेगा, है ना। कंप्लीट रिंग है, देख लो, अज्यूम करो प्रैक्टिकली इसको कि वो ऐसा पूरा कंप्लीट रिंग है कि वो उधर जाने के बाद भी वो B1 से ही कनेक्टेड है, और जो अंदर से D निकल के आया वो भले इधर ही इधर इस तरफ आ गया, लेकिन अभी भी उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ बना हुआ है? इट इज नाउ ऑल्सो कनेक्टेड टू, है ना, इस बार भी वो B2 से ही कनेक्टेड है। तो अब यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा सर जी? देख लो भाई, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। रूल तो वैसे ही लगेंगे जो हमने फ्लेमिंग के रूल लगाए, बट दिस टाइम नाउ इट विल बी प्रोड्यूसिंग AC करंट। देखो कैसे AC जनरेटर कहलाएगा, कैसे? तो खाली स्प्लिट रिंग को हमने स्लिप रिंग में बदल दिया और ये AC करंट प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई देख लो, तो हम इसका मोशन मान लो उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, रूल वैसे ही लगेगा। यानी दिस इज मूविंग इन, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इनवर्ड मोशन, यहाँ करंट क्या रहेगा? डाउनवर्ड, जो हमने पहले दिखाया था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मोशन, करंट क्या रहेगा? अपवर्ड। तो यानी इस बार भी करंट का डायरेक्शन देखो यहीं से A से जा रहा है और S1 में, S1 से जा रहा है B1 में, B1 से जा रहा है X में, X से जा रहा है Y में, Y से B2 और फिर D एंड द सर्किट इज कंप्लीट। यानी करंट का डायरेक्शन क्या है? X to Y। अरे सही है ना भाई, बोलते रहो, कहां से कहां है? फ्रॉम X to, यस, वेरी गुड। इसके बाद यहां पर सेकेंड हाफ साइकिल में, यानी जब घूम के फ्लिप हो गया, CD इस तरफ आ गया, AB उधर चला गया, राइट? ऐसे था, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या होगा? यहां भी रूल्स कुछ वैसे ही लगेंगे, जस्ट सी दिस। अभी भी देखो ये इनवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मोशन, करंट विल बी डाउनवर्ड, जो हमको दिख रहा है वैसे ही, जैसे पिछले वाले में था वैसे ही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मोशन, करंट विल बी अपवर्ड्स, यानी इधर जो है करंट का डायरेक्शन इसी तरीके से है। अब D से करंट कहाँ जाएगा? देखो D से जाएगा, देखो ये वायर कहाँ जा रहा है? इसके अंदर से होता हुआ यहाँ पर, यानी D से जाएगा किसमें? ये क्या था? S2 ना, नीचे वाले रिंग को क्या नाम दिया अपन ने? S2। सो D से अभी भी ये S2 में ही जा रहा है, और S2 से कहाँ जाएगा? किससे कनेक्टेड है फिलहाल? B2 से, और B2 से जाएगा Y में, Y से X में, और यहाँ पर B1 में, B1 किसको करंट देगा? S1 को, और S1 से फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। करंट का डायरेक्शन पहले हाफ साइकिल में X to Y था, और सेकेंड हाफ साइकिल में कहां से कहां है? इट इज फ्रॉम Y to X, है ना, X to Y, Y to X। फ्लिप हो जाएगा फिर से, ऐसा सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा, वापस X to Y, वापस से ये हाफ साइकिल आएगा तो Y to X, X to Y, Y to X। जब करंट का डायरेक्शन इस तरीके से लगातार चेंज हो रहा है, अगर कोई सोर्स ऐसा कर पा रहा है तो उसको हम कौन सा करंट कहते हैं? यस, दैट इज AC करंट और अल्टरनेटिंग करंट। हेंस दिस जनरेटर विल बी कॉल्ड AC जनरेटर। तो फर्क क्या था? DC जनरेटर बन गया, बस हमने स्प्लिट रिंग लगा दिया, DC जनरेटर बन गया। अगर स्प्लिट रिंग को हटा के स्लिप रिंग लगा दिया तो वो बन गया AC जनरेटर, जिसमें DC में क्या था? करंट का डायरेक्शन वाज फिक्स फ्रॉम X to Y, X to Y, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। और AC में क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन फ्लिप होता जा रहा है। सो यहां पर एग्जैक्टली हमने जो मोटर और जनरेटर है उसके बारे में पढ़ तो लिया, चलो भैया अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हमने क्योंकि डीसी और एसी ताजा ताजा पढ़ा है तो उसका डिफरेंस भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर
मैं बना देता हूं डीसी करंट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ये वर्ड, जब मैं बोल रहा हूं डीसी करंट तो तुम बोलोगे सर डीसी में ऑलरेडी डायरेक्ट करंट तो आ ही गया ना, डीसी डायरेक्ट करंट, तो आप डीसी करंट क्यों बोल रहे हो? ऐसे बोला जाता है भाई। एंड दिस विल बी एसी करंट, ठीक है? तो समझना है, डायरेक्ट करंट करंट नहीं बोला, डायरेक्ट करंट ही है और ये अल्टरनेटिंग करंट ही है। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फिक्स्ड। इस वाले में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग अल्टरनेटली। मतलब क्या, मतलब जो आपने डीसी सोर्स लगाया कहीं पे, सेल या बैटरी लगाई, तो क्या है, करंट की डायरेक्शन फिक्स होगी फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द सेल टू नेगेटिव, यही होगा लगातार, पॉजिटिव से नेगेटिव। और व्हेन यू आर कनेक्टिंग एसी सोर्स किसी सर्किट में लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कभी इधर से और फिर अगले ही पल अपोजिट डायरेक्शन में, फिर पहला वाला डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, यानी लगातार करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देखो एक चीज और है, सिर्फ यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओके, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। 12th के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लॉजिक ले लो कि करंट जो है, जैसे मान लो डीसी सोर्स लगा दिया और जो ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो 5 एम्पियर का है, ठीक है? तो क्या होगा कि अगर आप ग्राफ बनाते हो ना टाइम और करंट का, करंट टाइम का, तो वो क्या रहेगा कि आपने जैसे स्विच ऑन किया एग्जैक्टली स्टार्ट से, जो करंट फ्लो होगा वो लगातार कितनी वैल्यू का होगा, 5 एम्पियर। मतलब थ्रू आउट द टाइम जब तक आपने सर्किट को क्लोज रखा है, द करंट इज गोइंग टू बी सेम, 5 एम्पियर का करंट एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है? यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ करंट भी क्या है, 5 एम्पियर ही है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, एसी करंट की बात करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है ना कि करंट का डायरेक्शन, करंट इज व्हाट एग्जैक्टली क्या है वो करंट, चार्ज की स्पीड है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, पहले चार्ज यहाँ स्लोली स्टार्ट करता है, फिर तेजी से मूव करता है, स्पीड बढ़ जाती है, फिर स्पीड कम होती है, फिर जीरो हो जाता है स्पीड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में स्लो स्टार्ट होगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यानी कि करंट जो है यहाँ पर, ये चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होगी टू मैक्सिमम, फिर कम होती है। यानी करंट की वैल्यू जो है, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है वो 10 एम्पियर्स का है, या मान लो 5 एम्पियर्स का है, तो वो करंट टाइम के साथ अगर आप रिलेट करोगे तो टाइम और करंट का जो ग्राफ दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि एक डायरेक्शन में करंट जो है एक ही बार में मैक्सिमम नहीं आता, ठीक है? ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, दैट इज टू 5 एम्पियर, फिर मैक्सिमम से 0, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, और फिर इसके बाद डायरेक्शन जब चेंज होगा तो फिर वहां भी क्या होगा, 0 से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से 0। तो यहाँ पर हम इसके लिए देखो ये सोर्स का ये मतलब वेव के फॉर्म में दिखाया गया है, साइन वेव की फॉर्म में, ठीक है? तो एग्जैक्टली ये याद रखो कि डायरेक्ट करंट का मतलब सिर्फ डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एसी सोर्स जो हमारे घरों में आता है, हमारे इंडिया में जनरली हम जो घरों में करंट यूज करते हैं वो कितनी हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है सर, 50 हर्ट्ज, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, इसका फ्रीक्वेंसी आई एम नॉट राइटिंग 0, पर कुछ नहीं होता। फ्रीक्वेंसी नाम की चीज लॉजिक नहीं बनाएगी इधर, क्यों नहीं बनाएगी, देखो इधर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब, या हर्ट्ज जब भी आता है तो आपको समझ में आता है कि हर्ट्ज इज नथिंग बट वेव्स पर सेकंड, वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में हमारे इंडिया में ऐसे वाले कितने वेव्स बन रहे हैं, 50 वेव्स बन रहे हैं। और 50 वेव्स का मतलब क्या, एक वेव में कितना डायरेक्शन है, देखो एक वेव मतलब एक डायरेक्शन ये हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया, मतलब टोटल कितना डायरेक्शन हो गया, 100 डायरेक्शंस हो गए। या एक सेकेंड में अगर 50 वेव्स बन रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में, देखो एक वेव का मतलब एक डायरेक्शन फिर दूसरा डायरेक्शन, एक सेकेंड में 2 बार डायरेक्शन बदल गया, सॉरी नॉट एक सेकेंड में, एक वेव में। तो अगर एक सेकेंड में 50 वेव्स है, मतलब एक सेकेंड में कितने डायरेक्शंस हो गए, 100, यानी एक सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है। हमारे इंडिया का जो हम एसी सोर्स यूज करते हैं हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई में, वैसे दूसरी कंट्रीज में जैसे यूएस में 60 हर्ट्ज का सिस्टम चलता है,
समझ गए इस बात को? तो ये चीज एग्जैक्टली डिफरेंट है यहाँ पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई लॉजिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो एक ही है ना, एक ही फिक्स डायरेक्शन है, तो हमको यहाँ पर वेव थोड़ी मिलेगा इस केस में। सो इसके लिए डीसी में कोई नो फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट कि भैया वो क्या है, एग्जैक्टली वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। और वेव कैसे बना है? डायरेक्शन बदलने से। ओके, इनफैक्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलने से। इसके बाद हमने अगर ये आएगा गिव सम सोर्स ऑफ डीसी करंट, तो डीसी करंट के सोर्स क्या क्या दे सकते हो? सेल है, बैटरी है ना, इसके अलावा डीसी जनरेटर है। एसी करंट का सोर्स क्या हो सकता है? एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, है ना, एसी करंट का सोर्स हो सकता है वो एग्जैक्टली। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें डीसी करंट की, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ऐसे वाले करंट से जो इसका जो शॉक होता है वो क्या होता है, या शॉक मतलब हम बाय चांस इसकी कांटेक्ट में एक्सीडेंटली, तो ये हमको रिपेल करता है, रिपल्सिव होता है, चिपका के नहीं रखेगा, दूर ढकेल देगा आपको जब करंट लगेगा आपकी बॉडी में। तो वेराज एसी की बात करें तो इसका जो शॉक होता है वो कैसा रहता है? वो भाई आपको चिपका के रखेगा, अट्रैक्टिव। हंगामा मूवी देखी है तो हंगामा पिक्चर में क्या होता है, वो एक बंदा चिपक जाता है ना, उसके पीछे दूसरा चिपक जाता है, फिर तीसरा चिपक जाता है। मतलब ये एसी करंट का भाई नुकसान है, चिपका के रखेगा आपको, पूरा खून जो चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर भी हम यार एसी करंट क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों इतना प्रेफर कर रहे हैं? इसमें इतनी क्या खासियत है? हर जगह पे घरों में हम एसी करंट यूज कर रहे हैं, आजकल रेलवेज में भी एसी करंट, हर डीसी, सब जगह पे डीसी एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एसी करंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आया आपको? यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ज्यादा वेस्ट नहीं होगी अगर आपको इलेक्ट्रिक कर, जैसे मान लो कि यहाँ पावर ग्रिड है, इस जगह से करंट को मेरे को यहाँ से समझो 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर भेजना है वायर के थ्रू, तो जब हम एसी करंट यूज करते हैं ना, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं होती। वेयरएज अगर हम बात करें डीसी की, डीसी यूज करने में एनर्जी लॉस होता है। अब ये एनर्जी लॉस कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो हमको 10th में नहीं पढ़ना, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा एडवांटेज है इसका, एनर्जी लॉस बचाना। और दूसरा एडवांटेज, और वो भी अगेन अनदर बिग एडवांटेजेस, कि एक फिनोमेना जो मैं यहाँ बताऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन, इसके ऊपर एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर नाम की डिवाइस चलती है। अब ट्रांसफॉर्मर का फायदा क्या है कि ये वोल्टेज को बढ़ाने और या फिर कम करने के काम में आ सकता है। तो इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। जैसे कि हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें जो चार्जर जो होता है, उस चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वोल्टेज को गिरा रहा है, बिकॉज 220-230 वोल्ट हमारे घरों में आ रहा है। उसको मोबाइल चार्ज करने के लिए हमको 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, तो वो क्या कर रहा है? वोल्टेज को एग्जैक्टली कम करके वहां पर सेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मर यानी कि बहुत आसान होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना एसी सोर्स के साथ, बिकॉज हम वहां ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। बट सिंस द ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड विद डीसी करंट, इसके लिए यहां पर वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो हमको पहले उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको फिर यहाँ कम ज्यादा करके यहाँ ला सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो दो बड़े एडवांटेजेस यहां पर आ गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस नहीं होगा और वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया कम किया जा सकता है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली बी यूज्ड विद एसी सोर्स, वो यहां पर यूज हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज कम से कम अच्छे से याद रखो। अब ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और एक्चुअली इसका भी एडवांटेज है, ऐसा नहीं कि ये एकदम यूजलेस है, इसको भी ऐसा चीज है जो वहां यूज नहीं हो सकता। उसके डिसएडवांटेज में और एक चीज आ सकती है, वो क्या है? जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है आपने या इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है, तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसमें हमको एनोड कैथोड बनाना पड़ता है, और जिसमें आप एसी यूज नहीं कर सकते, है ना। एसी यूज करेंगे तो भाई कभी ये एनोड
बनेगा, कभी ये एनोड बनेगा, ऐसे ही चेंज होता रहेगा, फिर वो केमिकल्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर प्रोसेस लाइक, या सिंपल तरीके से बोलता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे जो भी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का हो, ये सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं ये सिर्फ डीसी के साथ ही हम इसको चला सकते हैं, डीसी ही वहां पर यूज होगा, ठीक है, जिसमें हमको फिक्स पोलैरिटी चाहिए, एक रॉड को एनोड बनाना है, एक रॉड को कैथोड बनाना है, और वही चीज यहां पर नहीं यूज, यानी कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस एसी करंट के साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। होप आप लोगों को काफी पॉइंट्स इस बारे में पता चल गए। और फाइनली अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है एंड दैट इज, ये बता दो पहले, म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। पहले मैं छोटा सा टर्म ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज, इसका सिंबल भाई आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपको मीटर का सिंबल दिया है, इसके अलावा फ्यूज का सिंबल है उसी की बाजू में ऐसा एक दिया है जहां पर, है ना, जिसमें ये वाला रेड कलर का है लाइव वायर है, और ये वाला क्या है, ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है। सो दिस इज अ मीटर का सिंबल और ये है फ्यूज का, ये आपको दिया गया है। और काफी टाइम मतलब इसके ऊपर भी बेस्ड आया है क्वेश्चन की ड्रॉ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, एकदम अनएक्सपेक्टेड आता है। तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर रखनी है, टेक्स्ट बुक को भाई अच्छे से पढ़ो, कोने कोने से सबसे बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज सब आप आएगी। एक्टिविटीज करना है, जो टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज दिए थे वो प्रिपेयर करना है, आपको लैब मैनुअल जो दिए रहते हैं, प्रैक्टिकल बुक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, तो ही साइंस में आपको देखो, नॉर्मली हम साइंस तो इजी होता है, बहुत इजी होता है, मार्क्स स्कोर करना आसान होता है, पर आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में देखा मैंने कि आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब साइंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर फुल मार्क्स लाना डिफिकल्ट होता है। क्यों 100 और 100 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जब तक आपका प्रिपरेशन है ना 100% नहीं होगा, टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से, है ना, आपने सैम्पल वर्स किए हो सब ठीक है, टेक्स्ट बुक को एक्टिविटी एंड ऑल सब कुछ करना है, एकदम छोटे से छोटी बात को आपको पकड़ के रखनी है, और इसके अलावा लैब मैनुअल जो है वो भी आप अच्छे से करके रखो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साइंस में, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद लाइव और न्यूट्रल वायर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर क्या होता है ना, जो हमारे घरों में रेड कलर की वायर आती है उसको हम लाइव वायर कहते हैं, जो एग्जैक्टली मतलब करंट को कैरी करने के लिए, फेज है ना, इसको फेज वायर भी कहते हैं। करंट को एग्जैक्टली ये वायर है जो कैरी करने के लिए बना हुआ है। और जो दूसरा वायर जो होता है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। अब ऐसा नहीं कि उसको ब्लैक ही रखना है, ब्लैक नहीं रखोगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन उसको कन्वेंशन देना जरूरी है ना भाई, नहीं तो फिर शॉक लगने के चांसेस हैं। बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी में, अब यहाँ पर हम उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे डेप्थ में, ठीक है। सो दिस इज योर फेज वायर जो रेड कलर का होता है, और जो है न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पर अगर मतलब क्यों इसको फेज वायर कहा जाता है, क्योंकि असली जो शॉक है वो इसी में है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कि कहीं पे फेज वायर है और हमारा बॉडी उसकी कांटेक्ट में आया, और अगर हम जमीन पे भी खड़े हैं तो वो फेज वायर से करंट हमारी बॉडी में पास होएगा। देखते हैं, टेस्टर लेके चेक करते हैं, तो एक जो सॉकेट होता है उसमें एक साइड में लाइट जलेगी टेस्टर के अंदर, एक साइड में लगाओगे तो लाइट नहीं जलेगी। मतलब जहाँ जल रही है वो फेज वायर है, जहाँ नहीं जल रही वो न्यूट्रल है। तो ये समझो कि न्यूट्रल वायर में एक्चुअली करंट नहीं है, फेज वायर में करंट है। जब वो जुड़ जाते हैं किसी कंपोनेंट से तो दोनों वायर में करंट चालू हो जाता है, पर असली करंट फेज का फेज वायर से आ रहा है, इस वाले से, ठीक है। और एक और वायर होता है जो सभी कंपोनेंट के लिए नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, है ना, वहां पर 3 पिन्स लगती है। फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, 3 पिन्स लगती है। तो 3 पिन्स के मतलब क्या लॉजिक है, एक वायर होता है जो अर्थ वायर कहलाता है, जो कौन सी कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का कन्वेंशन हम लेते हैं वहां पर, दैट इज अर्थ वायर। और 3 पिन में जो ऊपर वाला मोटा वाला पिन है वो अर्थ वायर के लिए दिया जाता है। क्या फायदा है अर्थिंग का,
एग्जैक्टली अर्थिंग क्या है वो मेरे को यहां बताना था, देख लेते हैं। अर्थिंग यानी ये, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रिक आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इस आयन का जो बॉडी है मान लो मेटल का है, ठीक है, या इसका ये ब्लॉक ही मेटल का है नीचे वाला। तो अब क्या होगा ऐसे में कि अगर हमारा इस डिवाइस में कुछ फॉल्ट है, वैसे इसको चलाने के लिए 2 ही वायर चाहिए हमको, लाइव और न्यूट्रल वायर ही चाहिए, पर अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो क्या होगा, मतलब इसका करंट जो है जो हम सप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, वो इसकी बॉडी में, इसके मेटल के ब्लॉक्स में आ सकता है, जिसके कांटेक्ट में आने से हमको शॉक लग सकता है। तो हमको शॉक ना लगे इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम करना होता है। इसके वो पार्ट जो हमारे कांटेक्ट में आ सकता है जहां पर लीकेज, करंट लीकेज का चांसेस है फॉल्टी डिवाइस की वजह से, तो उस वायर, वहां से उसकी बॉडी से एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस वायर को जो हमारा 3 पिन है ना, जो 3 पिन होता है उसमें एक हो गया लाइव, एक हो गया न्यूट्रल, और एक हो गया ये अर्थ वायर, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला वायर एक्चुअली जो होता है वो यहीं पे कनेक्ट होगा, ये लाइव वाला यहाँ पे हो जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पर हो जाएगा, और ये ग्रीन वायर को क्या किया जाता है, देखो अर्थिंग कर दिया जाता है हमारी बिल्डिंगों में या फिर घरों में, जहाँ भी, मतलब अर्थिंग का एक अलग से वायर होता है जो ज़मीन के अंदर उसको एक प्रॉपर सिस्टम से गाड़ा गया होता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा जो वो बॉडी में उसके करंट का लीकेज है उस करंट को वो फ्लो करा के और कहाँ पर, अर्थ में भेज देगा। ये अर्थिंग का सिंबल है, ये भी याद रखना, अर्थ में भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा करंट उसमें लीकेज फॉल्टी डिवाइस की वजह से है वो उसके अंदर से निकल जाएगा। हम अगर बाई चांस उसकी कॉन्टैक्ट में आए तो हमको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। होता है ना काफ़ी टाइम फ्रिज को छुए तो करंट लग जाता है, कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा रहे करंट लग जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर अर्थिंग ना होने की वजह से ऐसा होता है कि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है। अगर अर्थिंग प्रॉपर होगी तो भैया कोई टेंशन नहीं होगा, तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग क्या है भैया, शॉर्ट सर्किटिंग बाई चांस, देखो अब ये लाइव और न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये वायर जो है प्रॉपर, इनके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, अगर मान लो वायर पुराना हो गया है, तो नॉर्मली दोनों वायर एक साथ ही रहते हैं कहीं भी, है ना, पैरेलल ही जाते हैं। अगर वायर पुराना हो गया, उसका इंसुलेशन निकल गया, थोड़ी बहुत हवा चली और ये आपस में कांटेक्ट में आ गए, तो क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, कोई कंपोनेंट, आपने कोई लोड या कोई कंपोनेंट या कोई रेजिस्टर नहीं लगाया वहाँ पे, तो क्या होगा कि एकदम इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारा करंट जो है वो यहीं से फ्लो हो जाएगा। तो यानी क्योंकि सर्किट जो है वो कोई कंपोनेंट से नहीं लगी, सीधे आपस में ही शॉर्ट हो गई विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो ऐसे में आपका जो वहाँ पे बहुत सारा करंट फ्लो करने से हीटिंग हो सकता है बहुत इन्फिनाइट, है ना, वायर बर्नआउट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है शॉर्ट सर्किटिंग से, एंड विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। एंड व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग में क्या होता है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ओवरलोडिंग। मान लो कि एक कहीं पे आपको सॉकेट मिला, ठीक है, और वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, अब आपने सोचा कि उसको हम काफ़ी केसेस, काफ़ी चीज़ों के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक मल्टी पिन लाया। मल्टी पिन तो पता ही होगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा, और इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं इस मल्टी पिन में, तो हमने ऐसे ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है ना, एक पिन या एक्सटेंशन, मान लो एक्सटेंशन बॉक्स या फ्लेक्स बॉक्स जो उसको बोलते हैं, वो मान लो इसमें लगा दिया। फिर ऊपर की पिन में हमने मोबाइल चार्ज कर दिया, नीचे की पिन में टीवी लगा दिया, साइड में सेटअप बॉक्स लगा दिया, यहाँ पर राउटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इधर आप, या फिर इस तरफ राउटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आप प्रेस आयरन यूज़ कर रहे हो। तो क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें जो आपने लगा दी उस वायर, उस बेचारे वायर से जो 5 या 6 एम्पियर करंट ड्रॉ करने के लिए बना हुआ है ना। नॉर्मली जो सॉकेट होते हैं, नॉर्मल बटन्स होते हैं 5-6 एम्पियर के हिसाब से होते हैं। जो बड़े बड़े जैसे एसी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, उसके लिए हमको 15 एम्पियर के हिसाब से पूरा सेटअप, पूरा बटन्स एंड ऑल्सो बड़े बड़े रहते हैं, हाथी बटन्स होते हैं उसमें, तो वो 15 एम्पियर के हिसाब से होता है। तो उसके वायर भी उस हिसाब से रहते हैं ताकि वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सके। अपने इतने पतले पतले वायर पे इतना लोड लगा दिया, तो अब क्या होएगा, इसमें भी क्योंकि वो ज़्यादा करंट खींचना पड़ रहा है उसको, इसमें भी अब वायर के बर्नआउट होने का चांसेस है। सो दिस इज अ कंडीशन इन ओवरलोडिंग, ठीक है, ये ओवरलोडिंग है। शॉर्ट सर्किट में डिफरेंट कैसे है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाइव और न्यूट्रल आने की वजह से हो सकता है। ओके, सो दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। और एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब तक मैं रोके रखा था,
दैट वाज या दैट इज क्या है भैया वो, इट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, अब इसको आपको अलग से कोई ऐसा दिया तो नहीं है, लेकिन एक्टिविटी में एक इसके बारे में बता ही दिया गया है कि मान लो एक हमने कोई इंसुलेटर लिया, ठीक है, इंसुलेटर मतलब मान लो ड्राई वुड है जो करंट को कंडक्शन नहीं करेगा, सूखी लकड़ी है मान लो, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वायर लपेट दिया, इधर एक वायर लपेट दिया, ठीक है, सपोज बेयर वायर है या इंसुलेटेड कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इसमें हमने एक सेल लगा दिया जिसको हमने एक की के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके जस्ट बगल में बिना कांटेक्ट के, है ना, एक और दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा ऐसे केस में, सही है। अब आपको ये पता है कि अभी फिलहाल इस वायर की बात ना करें, इस वायर के बारे में आपको पता है कि अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट ले लूं और उसको मूव करूं इसके आसपास में, तो क्या होगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट जनरेट होगा। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसके आसपास की चेंज करते हो उसमें करंट इंड्यूस होगा, जो आपको यहां पर गैल्वानोमीटर में उसके अकॉर्डिंग करंट के डायरेक्शन के हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, अब हम इसकी बात नहीं करते, अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग तरीके से चेंज करते हैं। मान लो कि अब मैं इसके अंदर, अभी फिलहाल कोई फील्ड नहीं, ये मानो कि कोई फील्ड नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई करंट पास नहीं किया। जैसे ही हम करंट पास करते हैं, ये सोलेनॉइड जो भी है इसमें क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, सही है ना, यानी यहां पर इससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस रेडी हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हैंस ओर्स्टर ने डेवलप किया था कि करंट से क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो सकती है, वो ये हो रहा है यहां पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी एसोसिएटेड रहेगा, है ना, फील्ड है तो भाई उसके लाइंस तो होंगे ही। तो यानी क्या, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के आने से यहां पर क्या होएगा, क्योंकि यहां पर पहले फील्ड नहीं था, अब अचानक से फील्ड आ गया, मतलब दिस इज जस्ट लाइक मूविंग अ मैग्नेट फ्रॉम सम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस पॉइंट। तो अगर मैग्नेट को मूव करते हो तो क्या होता है, इसमें करंट जनरेट होगा, यानी इस वाले वायर में करंट पास करने से इस बगल वाले वायर में करंट जनरेट हुआ, ठीक है। अब उसके डायरेक्शन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, 12th में लेंज लॉ आएगा उसके बारे में, वहां डायरेक्शन हम बता सकते हैं, पर फिलहाल मान लो कि एक डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसमें ये डिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली करंट जनरेट तो करंट इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। ये कब हुआ, जैसे हमने स्विच ऑन किया, पर ऐसा नहीं कि स्विच ऑन करके रखा है तो लगातार इसमें करंट दौड़ रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ जब स्विच ऑन किया उसी पॉइंट पे, जस्ट उसी मोमेंट पे करंट आया और फिर उसके बाद करंट खत्म भी हो गया, फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। क्यों, मैंने तो यहाँ की को लगाए रखा है, करंट लगातार चालू है यहाँ पर, फिर उसमें क्यों नहीं लगातार करंट फ्लो हो रहा, बिकॉज यहां पर एक बार जो आपने अचानक फ्लक्स लाई थी ना, उससे यहां पर करंट जनरेट हुआ था। अब आपने क्या कर दिया, फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, फ्लक्स बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स ये वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स अब यहां पे काफी हद तक जुड़े हुए हैं, 10th के हिसाब से फील्ड बोलूंगा कि मैंने कांस्टेंट फील्ड डेवलप कर दी जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, डीसी करंट यहां पर पास किया, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो इसमें करंट जनरेट नहीं होगा। दिस इज जस्ट लाइक आपने एक मैग्नेट को यहां रख दिया, तो यहां फील्ड तो है लेकिन फील्ड चेंज नहीं हो रहा। करंट जनरेट कब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फैराडे ने क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगेन कमिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो यहां करंट जनरेट होगा, अगर उसको कांस्टेंट रख दोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए जब हमने स्विच को एग्जैक्टली इंसर्ट किया, जस्ट उसी मोमेंट यहां पर करंट दिखेगा, बिकॉज अचानक फ्लक्स यहां पर आया था, फील्ड यहां पर आया था, और जब हम इसको कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं इसके अंदर से, तो यहां पर करंट जनरेट होना बंद हो जाएगा। फिर करंट अगली बार कब दिखेगा, जब आप इस करंट को यहां पर इस स्विच को फिर ऑफ करोगे या ओपन करोगे इस की को, तो यहां सर्किट जब ओपन हो जाएगा तो इसका फ्लक्स फिर क्या होएगा, इसका फील्ड फिर क्या होएगा, खत्म हो जाएगा, और फील्ड खत्म हो जाने से यहां पर, क्योंकि अगेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कॉइल, तो इसमें वापस से करंट जनरेट होगा, लेकिन इस बार क्या रहेगा, डायरेक्शन करंट का अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लो।
जैसे हमने यहां पर की इंसर्ट किया उस मोमेंट में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, क्योंकि अचानक मैग्नेटिक फील्ड आई थी। फिर फील्ड कांस्टेंट हो गया बिकॉज हमने की को उसमें लगाए रखा था। फील्ड कांस्टेंट हो गया तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। फिर करंट कब दिखेगा, जब वापस से इस करंट यहां वाले करंट को खत्म करोगे तो फील्ड जो है गायब होगा, और फील्ड गायब होगा मतलब देयर इज चेंज इन फील्ड, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फील्ड, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, यहां पर करंट दिखता है। और इस बार करंट का डायरेक्शन पिछले वाले से अपोजिट होगा। तो इस फिनोमेना को एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको डेफिनेशन तो नहीं आएगा, ऐसे एज अ टर्म नहीं आएगा, पर एज ए एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्टिविटी है इसके बेस्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन जो है वो जिसपे बच्चों को ज़्यादा डाउट होता है, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या है इसमें कि वी हैव एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इधर पे एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ है और एक दूसरे मैग्नेट का साउथ, यहाँ पे बीच में जो स्पेस है, ऑब्वियसली लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसके बीच में हमने क्रिएट कर रखा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से एक चार्ज पार्टिकल को विद सम वेलोसिटी हम यहाँ थ्रो करेंगे। सो दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, याद रखना। तो यानी कि ये अल्फा यानी ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे सीधे प्लस लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा ये हमको बताना है। तो आप समझ लो कि भाई ये एक साउथ है, ये एक नॉर्थ है, बीच में यहाँ पर यहाँ से यहाँ फील्ड है, अल्फा पार्टिकल को ऊपर से थ्रो किया गया है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब उस पर कौन सी डायरेक्शन पे फोर्स एग्जर्ट होगा या कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करना, बेंड करना शुरू करेगा, ये हमको एग्जैक्टली बताना है। और साथ में हम एक नेगेटिव पार्टिकल भी ले लेते हैं, भाई क्यों टेंशन ले। एक नेगेटिव पार्टिकल, मान लो एक हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अल्फा पार्टिकल पता होगा आपको हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। दोनों को हम ऐसे सेंड कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है यार, रूल लगा दो, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड वाला, जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें ये था फर्स्ट फिंगर वॉज मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट करता था, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ current in the conductor and the thumb was representing the direction of force on that conductor। तो यहाँ पर current क्या है ये समझ लो। अब जब हम एक वायर में current का डायरेक्शन दिखाते हैं ना, जब हम एक किसी वायर में करंट आई के बारे में उसका डायरेक्शन दिखाते हैं ना, तो करंट का डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, हम प्लस से माइनस दिखाते हैं, है ना, प्लस से माइनस। तो करंट हम ये मानते हैं कि कोई पॉजिटिव, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है जो ये प्लस से माइनस जा रहा है। हालांकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट का मतलब एग्जैक्टली क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये याद रहे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में और करंट का फ्लो हम कहाँ दिखाते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो व्हेन आई एम सेइंग करंट का डायरेक्शन, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि कोई हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, उसका डायरेक्शन। तो इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, अगर आपने नहीं देखा तो इस चैप्टर का जो हमारा सेकेंड पार्ट था मेरे ख्याल से, उसमें हमने लेफ्ट और राइट हैंड रूल्स के बारे में बताया था, वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देख लो कि करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रूल में भी उसी हिसाब से जो डायरेक्शन करंट का रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मानोगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन दिया होगा ना, मोशन दिया होगा ना, तो वो करंट से अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिया जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, यहां पर देख लो। सो वी हैव दिस अल्फा पार्टिकल, और क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो यानी कि मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन, तो यानी करंट की डायरेक्शन यही हो गई, ठीक है। तो इसमें रूल कैसे लगेगा, इसमें रूल लगेगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये है फर्स्ट फिंगर, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और इसमें यहां पर देखो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन भी यही हो गया, राइट। अब इसमें हमको एग्जैक्टली क्या करना है, इसमें हमको ये थंब जो है वो क्या बताएगा, दिस विल बी पॉइंटिंग यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स ऑन दैट अल्फा पार्टिकल।
यानी वो अल्फा पार्टिकल जो ऊपर से ऐसा आ रहा था वो ऐसा बेंड करके और आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्टली ये आगे की तरफ, यानी हम कह सकते हैं आउटवर्ड्स मूव करेगा, क्योंकि फोर्स उस पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स कहाँ लग रहा है, ये डायरेक्शन में, तो वो धीरे धीरे जो नीचे आ रहा था वो ऐसे टिल्ट होता जाएगा। ओके, अबाउट इलेक्ट्रॉन, अभी देखा हमने इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। तो इन दैट केस अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो करंट आपको ऐसे अज्यूम करना है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर करंट दिखा रहे हैं हम, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी इनवर्ड्स। तो यानी कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से नीचे आ रहा है वो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि वो ऐसे आते हुए ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। यानी जो अल्फा पार्टिकल, अब देख लो इस चीज को कि जो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो ऐसे आ रहे थे इस फील्ड में, अल्फा पार्टिकल ऐसे बेंड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ बेंड हो रहा है। अल्फा पार्टिकल आपकी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ